नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण का पाठ, जिसमें हमने काफी सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पहले यहाँ पर प्रतिवेदन किस तरह से लिखा जाता है, फीचर किस तरह से लिखा जाता है, पत्र लेखन किस तरह से किया जाता है, और उसके बाद हम जनसंचार के माध्यम यानी कि जनसंचार होता क्या है, जनसंचार की विशेषताएं क्या है, जनसंचार की उपयोगिता क्या है, जनसंचार के कार्य क्या है और जनसंचार के मुख्य साधन क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो काफी कुछ चीजें हम इसमें पढ़ चुके हैं, आपने नोट डाउन भी किया है और आज भी हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं एक नए पाठ यानी कि समाचार के साथ। क्योंकि जैसे कि मैं आपको हर सेशन में यहाँ पर बताते हुए आती हूँ कि जब भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं तो आपके लिए देखिए बहुत छोटा प्रश्न होता है कि समाचार क्या है। कई बार एक बहुत छोटा सा प्रश्न होता है कि जनसंचार क्या है। कई बार होता है कि जनसंचार की उपयोगिताएं क्या हैं, जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और ये जो इनके एक दो नंबर हैं वो भी उनसे रह जाते हैं। तो इतनी छोटी चीजों में जो कॉमन चीजें हैं, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, उनमें गलती ना हो, उनको लिखने में, उनको पढ़ने में, उनको समझने में, इसके लिए हम एक बार यहाँ पर इन सभी चीजों को पढ़ लेते हैं। आपको लगता है कि जो मेन पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं उनको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, चाहे रफ नोटबुक में करें, चाहे फेयर नोटबुक में करें, और साथ ही ध्यान पूर्वक समझ सकते हैं एक बार, ताकि आपको एग्जाम से पहले आप रिवाइज करें और आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था जनसंचार के माध्यम, जिसमें हम जनसंचार के माध्यमों को पढ़ने के बाद जनसंचार के माध्यमों के लाभ और उनकी हानियों पर यहाँ पर डिस्कस कर रही थी। तो देखिए लास्ट सेशन में हमने लाभ यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पर हमने 4 लाभ लिखे थे और आपको मैंने यहाँ पर होमवर्क भी दिया था कि आप इसके अलावा भी जो आपको फील होता है, क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है कि जनसंचार के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम अपनी एक तरह से किसी भी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, या देश के, विश्व के किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई कोई बात हो, उसमें जनसंचार का माध्यम जरूर इन्वॉल्व होता है। तो यानी कि हम अपनी लाइफ की, अपने जीवन की कल्पना अब शायद नहीं कर सकते इन माध्यमों के बिना। काफी आसान इन्होंने हमारे जीवन को बना दिया है, काफी ज्यादा अपडेट इन्होंने हमें कर दिया है इन संचार के माध्यमों ने। लेकिन हमने यहाँ पर कहा था कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यानी कि आपने एक दोहा भी इसमें सुना होगा कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अब हम कह रहे हैं कि जनसंचार के माध्यम हमारे हर चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वो बहुत ज्यादा बोलना हो, चाहे बहुत कम बोलना हो, चुप रहना हो, चाहे बहुत ज्यादा बरसना हो, या बहुत तेज धूप पड़ना, कोई भी चीज, ये देखिए ये चीजें तो आजकल हो रही हैं, लेकिन ये जो दोहा है ये काफी टाइम पहले का है, कई हजार वर्ष पहले का है। जब हमारे कबीर दास जी, जो आपके रहीम दास जी हैं, उन्होंने इन दोहों को लिखा है। तो अब देखिए चीजें पहले ही हमें अवेयर करने के लिए हमें बताई गई हैं, लेकिन फिर भी आजकल इंसान इन सब चीजों से नहीं बच पाता है और कई बार तो खुद ब खुद वो उसमें इन्वॉल्व रहना चाहता है। तो लाभ और हानियां पढ़ने का यहाँ पर यही रीजन है कि लाभ भी आप पढ़िए ताकि आपको इसकी उपयोगिता समझ में आए, आप इसको जरूरत के मुताबिक यूज कर सकें, आप इसको समझ सकें, आप इसको आप अपडेट रह सकें। लेकिन
साथ ही हमने यहाँ पर हानि भी लिखा है, तो हानियां भी पढ़ना उतना ही जरूरी है ताकि आप अपने आप को नियंत्रण में रखें। आपको पता हो कि कौन सी चीज का यूज कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो लाभ चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर और भी बहुत सारे लाभ यहाँ पर लिख सकते हैं जनसंचार के माध्यमों के, और इसमें कुछ हानियां भी है। हानियां क्या है कि इसने काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है। चलिए नेक्स्ट पेज से या उसी के बिल्कुल ठीक नीचे से स्टार्ट करेंगे कि जनसंचार माध्यम की हानियां। जन संचार के माध्यमों की हानियां। के माध्यमों की हानियां। वैसे ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिन बच्चों ने किया है बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो पहले अभी आप समझते भी रहिए और साथ में आप लिखते भी रहिए, नोट डाउन भी करते रहिए। तो पहला है, इसने काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है। इसने काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है और इससे, देखिए इसको आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, अगला पॉइंट है, इससे पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सबसे पहला पॉइंट है कि इसने काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है, यानी कि पहले का इंसान जो था वो अपने यथार्थ में जीवन व्यतीत करता था, यानी कि आज जो है उसे एक्सेप्ट करता है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो उसको स्वीकार करता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है और एक तरह से अपने जीवन को जीवन में कभी भी उदास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दूसरा है कि इसने पलायन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, यानी कि इंटरनेट अगर आप खोलते हैं, इंटरनेट खोलते ही आपको देश, शहर, दुनिया, विश्व, यहां तक कि अंतरिक्ष से जुड़ी हुई भी कई सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो आपके अंदर क्या होता है कि अरे यार मेरे को जॉब करनी है और मेरे को इस तरह की जॉब करनी है, मेरे को यहाँ पे जॉब करनी है, मेरे को इतना पैसा कमाना है और मेरे को ऐसे ऐशो आराम, ऐसा शानो शौकत मेरे को चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग वो अपनी जॉब को चूज करता है और फिर अपने शहर से पलायन कर लेता है, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले जाता है। और खास तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो गांव होते हैं, अब वो धीरे धीरे इस कारण खाली होते जा रहे हैं, लोग शहरों में जॉब करते हैं। और दूसरा होता है, उनको होता है कि यार संचार के माध्यमों की कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले के जो लोग थे वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाने देते थे फैमिली में, लेकिन अब ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, फोन है, सुबह शाम फोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉलिंग हो जाती है और सारी चीजें शेयर की जाती हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बेटा अमेरिका में बस गया है या दिल्ली में बस गया है या मुंबई में बस गया है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, सबसे पहले कि काल्पनिक जीवन को बढ़ावा मिल रहा है और दूसरा पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ये इसके कुछ हानियां हैं। दूसरा सबसे मेन पॉइंट, समाज में अश्लीलता व असामाजिकता
समाज में अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रही है। अश्लीलता और असामाजिकता बढ़ रही है। और दूसरा, गलत मुद्दों पर प्रचार के जरिए सही ठहराया जा रहा है। गलत मुद्दों को प्रचार के जरिए सही ठहराया जा रहा है। देखिए, नंबर 3 पॉइंट आप देखिए, समाज में अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रही है। तो आपने देखा होगा, सभी लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, सभी लोग मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं। तो मोबाइल फोन में कभी भी कोई चीजें इस तरह से नहीं आती कि उस फोन को बच्चा देख रहा है या उस समय बड़ा यूज कर रहा है या कोई बुजुर्ग यूज कर रहा है या कोई भी। तो फोन में सारी चीजें आती हैं, हर तरह की चीजें आती हैं, जो इंसान एक तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं होती है। बच्चों को कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक समय के बाद ही उनको बताई जाएं, उनको समझ में आए तो वो ज्यादा सही रहता है। लेकिन आज के टाइम में आपने देखा होगा, बड़ों से ज्यादा छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। और जो आपके किशोर होते हैं, इनको तो मोबाइल फोन एक तरह से इनके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते बिना मोबाइल फोन के आज के समय में। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो किशोरावस्था होती है, ये किस तरह तूफानी अवस्था इसको कहा जाता है। और दूसरा, यहाँ पर सबसे ज्यादा उस टाइम पे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर होता है। वो क्लास 9 से लेके क्लास 12 में उस समय पर होते हैं, और जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर होता है और साथ ही इस तरह से मोबाइल फोन उनकी जिंदगी बन जाता है, तो उस टाइम पे सोचिए वो उस इंटरनेट का किस तरह से दुरुपयोग कर सकते हैं, किस तरह से उसका मिस यूज कर सकते हैं, और किस तरह से ये सारी जो इंटरनेट पे परोसी जाने वाली चीजें हैं, मिलने वाली जो चीजें हैं, वो कैसे एक तरीके से एक बच्चे के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं, ये तो एक तरह से कल्पना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो समाज में बहुत ज्यादा अश्लीलता बढ़ रही है, असामाजिकता बढ़ रही है इन जनसंचार के माध्यमों की अधिकता के कारण। और खास तौर पर इसमें सबसे मेन टारगेट पर आता है इंटरनेट। और क्योंकि आज के टाइम में बैठकर टेलीविजन देखने के लिए, रेडियो को हाथ में लेकर सुनने के लिए किसी के पास बहुत सारा टाइम नहीं है, लेकिन एक मोबाइल फोन ऐसा है जिसको आप अपने, सेल फोन एक ऐसा है जिसको आप अपने पॉकेट में रखकर कहीं पर भी, किसी भी जगह पर कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जो खतरनाक जो पंक्ति है, ये हमारे आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बना हुआ है। और उसके बाद ये तो केवल पर्सनल समस्या हो सकती है कि किसी ने देखा, किसी ने सुना, किसी ने कहा, तो इस तरह से असामाजिकता सब में बढ़ी। लेकिन कई बार पूरे समाज के तौर पर, एक देश के रूप में या वर्ल्ड के रूप में, कई बार कुछ ऐसे गलत मुद्दों को उठा दिया जाता है, कुछ ऐसे गलत मुद्दों पर बहस कर ली जाती है, जिसके जरिए उनका प्रचार करके, यानी कि इंटरनेट के जरिए आपने देखा होगा कि कई चीजें जो होती भी नहीं है, अगर एक पंक्ति, एक लाइन कहीं पर कुछ है और उसको इंटरनेट पर अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से पेश करते हैं, अपने अपने तरीके से उस पर बातें करते हैं, और कई बार
बार वो बात जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण कई दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, कई जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है इसी इंटरनेट के जरिए, इसी जनसंचार के माध्यमों के जरिए। तो ये कुछ मुख्य मुख्य हानियां हमने यहाँ पर लिखी। तो बाकी क्योंकि बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, तो आप यहाँ पर जिस तरह से आपको परिणाम समझ में आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पर इंटरनेट के दुष्परिणाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जनसंचार के माध्यमों के लाभ और हानियां यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है समाचार। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है समाचार, जिस पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। समाचार क्या होता है? समाचार कौन बताएगा? समाचार क्या है? कौन बताएगा समाचार क्या है? देखिए, पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही आप लोग भी नोट डाउन करते रहें। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। प्रभाव पड़े। देखिए, ये है हमारे समाचार की परिभाषा, या पढ़ रहा है आप लिख सकते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका समाचार। यहाँ पर कोई भी ऐसी ताजा घटना, यानी कि जब भी कोई घटना घटती है या कोई विचार आता है, कोई समस्या है, उस पर रिपोर्ट जो बनाई जाती है रिपोर्टर्स के द्वारा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों, यानी कि बहुत सारे लोगों की, आपने देखा होगा कि टेलीविजन जो होते हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं, उनमें एक ही खबर को सारे न्यूज चैनल्स बिल्कुल अलग अलग तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। सब अपने अपने तरीके से उन न्यूज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, ताकि हमारा न्यूज चैनल जो है ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के एक तरह से व्यूज इसे मिले और हमारा न्यूज चैनल जो है नंबर 1 पर आए। तो इस कारण क्या होता है कि सब लोग उसको अपने जो भी घटना होती है, जो भी विचार होता है या जो कोई समस्या होती है, उस पर इस तरह से उसको एक तरह से बयान करते हैं, उसको इस तरह से सामने लोगों के रखते हैं कि लोगों पर ज्यादा प्रभाव उसका पड़े। तो इसी को समाचार कहा जाता है। ठीक है,
अब आता है हमारा समाचार के तत्व। समाचार के तत्व, तो यहाँ पे ये हमारा पेज यहाँ पर खत्म हो गया है, इसको हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। समाचार के तत्व, तो समाचार के कौन कौन से तत्व हैं आप उनको लिख लीजिए। नवीनता, दूसरा है आपका निकटता, तीसरा है आपका प्रभाव, चौथा है आपका जनरुचि, पांचवा है आपका टकराव, छठा है आपका महत्वपूर्ण लोग, सातवां है आपका अनोखापन, आठवां है आपका पाठक वर्ग, और नंबर 9 है आपका नीतिगत ढांचा। तो ये है आपके समाचार के तत्व। तो पहला है आपका नवीनता। किसी भी समाचार में जब भी कोई आप समाचार पढ़ रहे हैं तो उसमें नवीनता होनी चाहिए, यानी कि एक ही समाचार है और उसको अलग अलग न्यूज चैनल्स अगर बता रहे हैं तो आपके न्यूज में क्या खास है, आपकी न्यूज में क्या नया है। तो नवीनता सबसे मेन पॉइंट है इसमें। और दूसरा आता है निकटता, यानी कि कितना ज्यादा निकट है, कितना ज्यादा करीब है। तो पहला पॉइंट है हमारा नवीनता और दूसरा पॉइंट है हमारा निकटता। तो पहला पॉइंट जैसे नवीनता, देखिए नवीनता जो हमारा पॉइंट है इसमें क्या होता है कि कोई भी जो भी समाचार पत्र आपका है या जो भी आपका न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल में क्या है कि सारे न्यूज चैनल एक जैसी न्यूज दिखा रहे हैं, सारे न्यूज चैनल आपको एक जैसे समाचार को बता रहे हैं, लेकिन आपकी न्यूज में नया क्या है, किस नए तरीके से आप उसको पेश कर रहे हैं, किस नए तरीके से आप उसको लोगों के सामने रख रहे हैं, तो ये है आपका नवीनता। दूसरा है आपका निकटता। निकटता क्या है? निकटता यानी कि आप कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल जो होते हैं वो एक न्यूज को इतना ज्यादा उसको बखान करते हैं, इतना ज्यादा बखान करते हैं कि लगता ही नहीं कि हम किस न्यूज को, हम भूल जाते हैं कि हम किस न्यूज को पढ़ रहे हैं। तो निकटता यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि हम कितने करीब हैं उस न्यूज के, यानी कि हम कितने मूल तरीके से उसको दिखा रहे हैं। और तीसरा नंबर है हमारा यहाँ पर प्रभाव। प्रभाव यानी कि लोगों में उस न्यूज का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा है जनरुचि। जनरुचि यानी कि सबसे मेन चीज होती है कि लोग आपकी न्यूज में, आपके समाचार में कितनी ज्यादा रुचि रखते हैं, कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। नंबर 5 आता है आपका टकराव, यानी कि जो आपकी न्यूज है वो ऐसी हो कि सामने वाला, आपने देखा होगा कि कई बार जो न्यूज चैनल्स होते हैं उनमें क्या बहस होती है, उनमें कई जो बड़ी बड़ी बहसें होती हैं। तो वही चीज है कि आप किसी बात को कह रहे हैं और सामने वाला आपकी बात को काटने वाला है। और दूसरा महत्वपूर्ण लोग, यहाँ पर समाचार वाचन से लेकर, समाचार को लिखने से लेकर, समाचार को एक तरह से उसका एक तरह से उसको टीवी पर लाने से लेकर, वो सबसे ज्यादा उसमें जुड़े हुए जो लोग हैं, वो महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मेन होते हैं। वो कौन से एक्सपर्ट हैं जो अपने अलग अलग तरीके से इस काम को करते हैं। नंबर 7 आता है आपका अनोखापन।
अनोखापन अर्थात कि आपकी न्यूज में नया क्या है, आपकी न्यूज में अनोखा क्या है, कैसे आप इसको इस तरीके से आप कैसे लोगों को न्यूज सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप कैसे मोटिवेट करते हैं। नंबर 8 है आपका पाठक वर्ग, यानी कि समाचार की बात की जा रही है तो समाचार में जो पाठक वर्ग होता है, यानी कि जो समाचार वाचन करने वाला होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव अगर समाचार में किसी का पड़ता है तो वो है पाठक वर्ग का, जो समाचार को पढ़ते हैं, समाचार का पाठन करते हैं। तो क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है समाचार, उसकी वॉइस, उसकी एक तरह से कैसी उसकी वॉइस है, लाउड है, क्लियर है, उसका उच्चारण क्लियर है, और वो कैसे पढ़ रहा है, लय क्या है उसकी। और कई बार आपने देखा होगा कि कई न्यूज रिपोर्टर्स जो होते हैं, जो पाठक होते हैं, समाचार पढ़ने वाले होते हैं, वो एक छोटी सी खबर को भी, एक छोटी सी बात को भी कितने प्रभावी ढंग से कह देते हैं, एक बहुत बड़ी बात को भी कितने कम शब्दों में कितने प्रभावी ढंग से कह देते हैं। और कुछ जो होते हैं न्यूज रिपोर्टर्स, आपने देखा होगा कुछ क्या करते हैं कि बहुत बड़ी खबर को भी बहुत अच्छे से सामने नहीं रख पाते हैं। तो यही है पाठक वर्ग का तत्व यहाँ, महत्व यहाँ पर। तो नंबर 9 है नीतिगत ढांचा। तो जो भी समाचार लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उनका एक ढांचा निश्चित होता है कि कैसे उन समाचारों को कब, कितने ड्यूरेशन में, कैसे, कब, कहाँ उसको प्रसारित करना है। तो पूरा इसका एक नीतिगत जो है ढांचा बनाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, समाचार के निम्नलिखित तत्व जो है महत्वपूर्ण। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, संपादन। अगला हमारा पॉइंट है संपादन। और देखिए आपका 1 नंबर का प्रश्न आता है, संपादकीय क्या है। ठीक है, इस पर भी हमने डिस्कस पहले भी किया है और आगे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है संपादक, संपादन। एक संपादक होता है, एक संपादकीय होता है और एक संपादन होता है। तीनों को आप अलग अलग तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे। 2 चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, अब हम नंबर 3 यानी कि संपादन का अर्थ यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखिए, संपादन का जो अर्थ होता है वो है कि किसी भी सामग्री में से, इसको हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे। किसी सामग्री में से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। उसे पठनीय बनाना। ठीक है, क्या है संपादकीय का अर्थ? कि किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। ठीक है, एक उप संपादक अपनी रिपोर्ट, अपने रिपोर्टर की खबरों को ध्यान से पढ़कर उसकी भाषागत
अशुद्धियों को दूर करके प्रकाशन के योग्य बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि किसी सामग्री से जो संपादन होता है वो क्या होता है, संपादन का अर्थ होता है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। तो ये है संपादन। तो इसको कैसे करते हैं, जो उप संपादक होता है, यानी कि किसी भी पत्रिका का, किसी भी न्यूज़पेपर का जो संपादक होता है उसके साथ जो उसका उप संपादक होता है वो क्या करता है, वो अपने रिपोर्टर, यानी कि जो उसका रिपोर्टर उस न्यूज को जिसने लिखा है, जो उस न्यूज को लेकर आया है, वो अपने रिपोर्टर की, क्योंकि रिपोर्टर जो होता है वो उसी टाइम लाइव रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्ट लिखता है या बनाता है, तो वो क्या करता है कि वो बहुत सारी चीजें उसमें लिख के रखता है, इकट्ठी करके रखता है। तो यहाँ पे जो संपादक होते हैं या उप संपादक होते हैं वो क्या करते हैं, उन खबरों को ध्यान से पढ़ते हैं और साथ ही उसकी जो भाषागत अशुद्धियां होती हैं उनको वो दूर करते हैं और उन्हें प्रकाशन के योग्य बनाते हैं, यानी कि उनको लाइव करने के या प्रकाशित करने के किसी भी पत्रिका में उसके लायक वो बनाते हैं। अगला है संपादन के सिद्धांत। संपादन के सिद्धांत। संपादन के सिद्धांत किसी भी पत्रकारिता की साख को बनाए रखने के लिए, किसी भी पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए उसे निम्न सिद्धांतों पर का पालन करना जरूरी होता है। सबसे पहले है, सबसे मेन पॉइंट, तथ्यों की शुद्धता। तथ्यों की शुद्धता यानी कि वो जो भी तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं वो शुद्ध होने चाहिए, यानी कि साफ सुथरे होने चाहिए। वस्तुपरकता, किसी भी न्यूज की वस्तुपरकता होनी चाहिए। दूसरा, निष्पक्षता, निष्पक्षता होनी चाहिए किसी भी न्यूज में। अगला नंबर 4 है संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। नंबर 5, स्रोत। स्रोत क्या है इस पर ध्यान देना चाहिए, स्रोत आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके संपादन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो है वो यहाँ पर हमने दिए हैं। तो इस तरह से हमने संपादन अपना जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर क्लियर कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू। तो बच्चों, इस तरह से हमारा हिंदी व्याकरण का काफी सारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर धीरे धीरे हो रहा है। और जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ये सारे ही टॉपिक आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इन टॉपिक्स को जो भी हम यहाँ पे आपको लिखवाते हैं उनको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। साथ ही इन्हीं टॉपिक्स से जुड़े हुए आगे कुछ और जो हमारी पत्रकारिता से जुड़ी हुई चीजें हैं या बाकी जो हमारे संचार से जुड़ी हुई चीजें हैं या आपकी बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।